Hello everyone, welcome to EduChats. We are here with another video of SSB PGT 2023 education paper, and we will discuss some most expected MCQs for the examination which is going to be held on 10th September 2023. जैसे कि आप लोग सभी जानते हो, हम यहाँ पे नेट एजुकेशन, एसएसबी और जितने सारे एजुकेशन रिलेटेड एग्जामिनेशन है वो प्रिपेयर कराते हैं। तो आज एज पर द सिचुएशन देखते हैं, अभी एग्ज़ाम है, अगले ही आपको हफ्ते में आ जाएगा एग्ज़ाम का सभी, अभी एडमिट कार्ड वगैरह आ गया है। इसलिए एसएसबी के जितने सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि पीजीटी या फिर एसएसबी का और एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है जिस पे हम और एक वीडियो बनाएंगे ऑफिशियल नोटिस आने पर। तो एसएसबी का लेक्चरर जो है उसका पोस्ट आने वाला है, और उसके साथ ही साथ अभी पीजीटी का एग्ज़ाम जो होने वाला है 2023 में, उसका एजुकेशन पेपर जो कि 16 यूनिट्स का एक सिलेबस है उसके हिसाब से है। जो लोग नेट के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जो लोग ग्रेजुएशन, पीजी, सीपीटी जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है वो फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पे बेसिकली हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कशन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी एम्फसाइजेस ऑन थिंकिंग एंड रीजनिंग? ऐसा कौन सा फिलोसफी है या फिर ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जो कि थिंकिंग, सोचना, रीजनिंग का मतलब इस पे ही फोकस करता है, एम्फसाइज करता है। हमें पता है फिलोसफी के जो भी ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस बेसिकली होते हैं, उसके भी सब डिविजन्स हैं जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है एजुकेशनल फिलोसफी में। तो मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी या बोथ ए एंड बी? इसका आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सो दैट पॉज कर दीजिए और आंसर कीजिए ताकि पता चले कि आपने सही आंसर किया या गलत। ये टाइम जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करके अपने आप को मजबूत बनाना, और एग्ज़ाम जब जा रहे हो ना तब बहुत सारे एमसीक्यू करने के साथ ही साथ आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, इसलिए एमसीक्यू करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। तो फर्स्ट है, तो कौन सा फिलोसफी मतलब कौन सा ब्रांच है जो कि थिंकिंग और रीजनिंग के साथ डील करता है? वेदर इट इज़ मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और बोथ ए एंड बी? चलिए आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होता है मेटाफिजिक्स। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स इसका आंसर है। तो अगर देखा जाए मेटाफिजिक्स क्या करता है, ये सभी को पता है कि मेटाफिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ रियलिटी, जो कि रियलिटी को अध्ययन करता है, जो कि थिंकिंग, रीजनिंग इसके बारे में सोचता है, ट्रूथ के बारे में सोचता है, गॉड के बारे में सोचता है। जैसे कि हमने बताया था, इसके बहुत सारे सब ब्रांचेस हैं मेटाफिजिक्स के। ठीक है, ऑन्टोलॉजी, स्कैटोलॉजी, ठीक है, बहुत सारे हैं जो कि हमने ऑलरेडी वीडियो में बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following ensures reservation of women and free education for children? यानी कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है या फिर कौन सा प्रावधान है जो वुमेन एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, मतलब रिजर्वेशन वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात करता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 2, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 16 क्लॉज 2, आर्टिकल 16 क्लॉज 3? पॉज कीजिए और आंसर कीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है आर्टिकल 15 क्लॉज 3। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम बात करते हैं आर्टिकल्स की, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 आता है, और उसके अंडर आर्टिकल 15 के अंडर एक क्लॉज आता है, क्लॉज 3, जिसमें ये बताया गया है कि वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगा और एजुकेशन, फ्री एजुकेशन मिलेगा बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ाया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के साथ उनकी कैरेक्टरिस्टिक को मैच करना है, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। इसको मैच कीजिएगा उनके कैरेक्टरिस्टिक के साथ। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ट्रूथ, चेंज इज द अनचेंज्ड लॉ ऑफ नेचर, मटेरियल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड एंड फ्रीडम इज द की टू लर्निंग। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिया गया है, पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। चलिए हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, यानी कि पहले अगर हम देखें नेचुरलिज्म, तो नेचुरलिज्म हमेशा फ्रीडम की बात करता है। ठीक है, फ्रीडम
इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू फ्रीडम, फ्रीडम इज द की टू लर्निंग। देन प्रैग्मेटिज्म हमेशा चेंज की बात करता है, यानी चेंज इज द अनचेंज्ड लॉ ऑफ नेचर। आइडियलिज्म हमेशा ये मानता है कि गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ट्रूथ। देन रियलिज्म तो हमेशा मटेरियल की बात करेगा, इसीलिए मटेरियलिज्म इज द रियल वर्ल्ड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आर्मी अल्फा टेस्ट इज अ आर्मी अल्फा टेस्ट जो हम करते हैं वो किस प्रकार का एक टेस्ट है? इंडिविजुअल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, इंडिविजुअल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। बताइएगा आंसर। तो इसका आंसर आ गया आपका ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, ये एक ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, यानी ये ग्रुप में कंडक्ट कराया जाता है, और ये एक वर्बल यानी कि यहाँ पे शब्दों का प्रयोग होता है, यहाँ पे हम इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक मल्टीपल इंटेलिजेंस द फ्रेम्स ऑफ माइंड। आसान सा सवाल है, लेकिन ये किताबों के ऊपर क्वेश्चन है। किसने मल्टीपल इंटेलिजेंस द फ्रेम्स ऑफ माइंड लिखा है? जेपी गिलफोर्ड, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, आरबी कैटल, हार्वर्ड गार्डनर। इसका आंसर क्या होगा? इजी है, बता दीजिए। यस, इट इज हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस के फादर हैं, इन्होंने ही मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर एक किताब लिखा है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट किताब है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन का बहुत सारा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है जो हमें याद रखना है। उस अभी बताया गया है, इसमें से कौन सा एक रिकमेंडेशन नहीं है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन, establishment of SCRT, State Council for Educational Research and Training at state level, introduction of internship program in teacher education। इनमें से कौन सा एक रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन का नहीं है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब ये किसका रिकमेंडेशन है? ये आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 का रिकमेंडेशन है, जो कि 86 पॉलिसी आया था। 86 पॉलिसी को रिवाइज करने के बाद जो कि कुछ चेंजेस किए गए थे, और इसी के अंडर में AICTE एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, एट द सेकेंडरी लेवल एजुकेशन इन UK, यूनाइटेड किंगडम, मोर एम्फेसिस इज गिवन टू, यानी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन को, और उस सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन में किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है? मोर एम्फेसिस इज गिवन टू डेवलपिंग पर्सनालिटी, कंडक्टिंग रिसर्च वर्क, प्रिपेयरिंग फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव। यानी किस पे सेकेंडरी लेवल पे फोकस दिया जाता है? ये जान के आपको हैरानी होगी कि इसका आंसर हो जाएगा प्रिपेयरिंग फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है, कंपैरेटिव एजुकेशन में आप पढ़ोगे कि सेकेंडरी एजुकेशन हमारे इंडिया में कुछ जो दिए जाते हैं वो आपके एबिलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, एनहांसमेंट, और उसके साथ ही साथ आपका स्किल, ये सब को बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे UK में बेसिकली यूनिवर्सिटी एजुकेशन, आपको पता है सेकेंडरी के बाद वो सीधा यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए उन्हें प्रिपेयर किया जाता है। तो इसलिए मोर एम्फेसिस इज गिवन टू प्रिपेयरिंग फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। If the population is distributed over a geographically scattered area, which sampling technique can be used? अगर population जो है वो भौगोलिक मतलब एरिया में, यानी अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगह में इधर उधर है, बहुत सारे हैं, तो कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं? क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम और कोटा सैम्पलिंग, किसको यूज़ करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लस्टर सैम्पलिंग। हम कौन सा यूज़ करेंगे? क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर, एक क्लस्टर एरिया वाइज, ठीक है, जितने सारे क्लस्टर होंगे उतने सारे क्लस्टर्स रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। व्हेन वी एक्सेप्ट द फॉल्स नल हाइपोथेसिस वी आर गोइंग टू कमिट। नल हाइपोथेसिस यानी नो रिलेशन और नो डिफरेंस। नल हाइपोथेसिस को, अगर नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स है, फिर भी हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर हम कौन सा एरर जो है वो कमिट करने जा रहे हैं? ऑप्शन सा टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, स्टैंडर्ड एरर, ऑल ऑफ द अबव। तो
तो इसमें से कौन सा एरर हम कमिट करेंगे? आंसर है आपका टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या होता है? एक्सेप्टिंग फॉल्स हाइपोथेसिस। एंड टाइप 1 एरर क्या होता है? रिजेक्टिंग ट्रू हाइपोथेसिस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 10th क्वेश्चन है ITEP स्टैंड्स फॉर। अभी जो फिलहाल NEP ने कहा है कि ITEP ओपन होगा, ITP ही चलेगा। तो ITP होता क्या है बेसिकली? उसका एक्रोनिम क्या होता है? इंटीग्रेटेड टीचर इन्हांसमेंट पॉलिसी, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन पॉलिसी, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसमें से सही आंसर कौन सा है बताइए? तो सही आंसर आपका है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ITP क्या होता है? मतलब सारे कोर्सेस टीचर एजुकेशन के इंटीग्रेटेड रहेंगे, ठीक है, जो कि नॉर्मल एजुकेशन यानी लिबरल स्टडीज एज वेल एज टीचर एजुकेशन दोनों को मिला करके पढ़ाया जाएगा। ठीक है, NEP में इसको ज़्यादा फोकस किया गया है। 11th क्वेश्चन में चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ MOOCs? MOOCs क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे MOOCs का कौन सा एक फीचर नहीं है? स्केलेबिलिटी, ओपन एक्सेस, फेस टू फेस डिस्कशन, सर्टिफिकेशन ऑफ कोर्सेज। ठीक है, पहले हम समझते हैं स्केलेबिलिटी क्या होता है। स्केलेबिलिटी मतलब ये है द एबिलिटी टू डू और टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क और टू स्टोर मल्टीपल डेटा एट ए टाइम। यानी स्केलेबिलिटी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए MOOC कोर्स बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, ठीक है, मान लीजिए 100-200 कर रहे हैं, सभी का डेटा जो है उसको मैनिपुलेशन आराम से किया जा सकता है, वो ही होता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब एबिलिटी टू वर्क मल्टीपल, मतलब बहुत सारे काम एट ए टाइम कर पाना। ठीक है, उसके बाद ओपन एक्सेस, ये ओपन है सबके लिए, फेस टू फेस डिस्कशन, और उसके बाद सर्टिफिकेशन ऑफ कोर्सेज। तो इसमें से कौन सा एक फीचर नहीं है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फेस टू फेस डिस्कशन। फेस टू फेस होता ही नहीं है क्योंकि ये तो ऑनलाइन है, ओपन कोर्स है यानी डिस्टेंस कोर्स है, ऑनलाइन में करेंगे। फेस टू फेस आपको कहीं क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन सोशल साइंस रिसर्च विच स्किल्स आर लार्जली यूज्ड। सोशल साइंस रिसर्च में कौन से स्केल्स को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं? नॉमिनल ऑर्डिनल, नॉमिनल इंटरवल, इंटरवल रेशियो, ऑर्डिनल रेशियो। आंसर क्या हो जाएगा इसका? नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल। यानी ये दो जो स्केल्स है ये सोशल साइंस में यूज़ होते हैं, और इंटरवल रेशियो जो है वो साइंस में यूज़ होता है, फिजिकल साइंस में। ठीक है, फिजिकल साइंस। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। एन असेसमेंट वॉज कंडक्टेड बाय द टीचर फॉर रिमूविंग द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर। एक असेसमेंट टीचर ने कंडक्ट करवाया, किस लिए? क्योंकि वो चाहते थे जो लर्नर है, जो विद्यार्थी है, उसका जो समस्या है, पढ़ने में जो दिक्कत हो रही थी उसको, उससे हटाने के लिए असेसमेंट उन्होंने कराया था। तो इस प्रकार के असेसमेंट को हम क्या बोलेंगे? फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। ये भी एक आसान सा सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्यों? डायग्नोस कर पाना यानी खोजना। क्या खोजेंगे? रिमूविंग द लर्निंग डिफिकल्टी। क्या डिफिकल्टी है बच्चे का, क्या डिफिकल्टी हो रहा है, क्या उसका समस्या है, और समस्या के अनुसार उसका समाधान क्या रहेगा, यही होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हु हैज कॉइंड द टर्म क्रिटिकल पेडागोजी। क्रिटिकल पेडागोजी जो सब टर्म है वो किसने दिया था? रेने डिस्कैटिस, जॉन लॉक, कटलुइन, पॉलो फ्रेडी। ठीक है, ये वर्ड जो है वो किसने दिया था? डेफिनेटली पॉलो फ्रेडी ने दिया था, क्योंकि ये पेडागोजी, क्रिटिकल पेडागोजी, ठीक है, ये सब की बात करते हैं। और इन्होंने मतलब कि एक दो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब 2 सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के बीच में जो है, जो दलित जिसको हम बोलते हैं, उनके भाषा में उनको बोलते हैं जो लोअर ग्रुप होते हैं, ये इनको सपोर्ट करते हैं। कैसे अपर ग्रुप जो है वो लोअर ग्रुप को कैसे शोषण करते हैं, वो इसके बारे में इन्होंने बोला है। और वो अपने ही बल पर उन्होंने बहुत सारे किताबें लिखी हैं, और बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल पेडागोजी जैसे हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस।
इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में हम पढ़ते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में इनमें से कौन सा सच है? कॉस्ट इज अप्लाइड इन इंस्टीट्यूशंस टू एडुकेट द स्टूडेंट, इट एम्स एट गेनिंग सम रिटर्न फेवर इन फ्यूचर, इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द टोटल एलोकेटेड फंड्स, इट एसेसेस द क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। इनमें से कौन सा सही है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़िएगा और अच्छे से आंसर कीजिएगा। हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है इट एम्स एट गेनिंग सम रिटर्न फेवर इन फ्यूचर। देखिए, कॉस्ट बेनिफिट का मतलब ही होता है बेनिफिट पाना, यानी कि हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में। मतलब कि आज मैंने अगर 10 रुपया इन्वेस्ट किया है तो कल को वो 20 रुपया हो जाएगा, वो मेरा मानना है, मैं ये सोच के चलता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऐसे दान में नहीं दिया है 10 रुपया, तो मैंने दिया है मतलब मुझे रिटर्न में भी कुछ चाहिए, इसलिए इट एम्स एट गेनिंग सम रिटर्न फेवर इन फ्यूचर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ किर्कपैट्रिक्स करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल। करिकुलम में आपने पढ़ा होगा, करिकुलम में करिकुलम डिज़ाइन मॉडल होते हैं, करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल होता है। एक होता है डिज़ाइन करने के लिए, एक होता है करिकुलम को इवैल्यूएट करने के लिए। किर्कपैट्रिक ने 4 स्टेप मॉडल दिया है करिकुलम को इवैल्यूएट करने के लिए। तो वो कौन से 4 स्टेप्स हैं आपको ऑप्शन देख के बताना है। तो ऑप्शन पढ़िए और आंसर कीजिए, पॉज कर दीजिएगा वीडियो को और उसके बाद आंसर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ अगर समझ आ रहा है एक थम्स अप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बाकी कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो कल संडे को 50 MCQs एट ए टाइम लेके आएंगे, उसके साथ ही साथ कॉन्सेप्ट, रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कराएंगे। अगर वो वीडियो हम चाहते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर, तो फिर हम जो है डेली कोशिश करेंगे, डेली हम 50 MCQs आपको कराएंगे जब तक आपका एग्जाम हो जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो डेली 50 MCQs इसी के ऊपर करने के लिए, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में यस सर लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो डेफिनेटली रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट, तो यही है इसका सही आंसर, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, रिजल्ट। याद रखिएगा, कभी कभार बहुत सारे, नॉट ओनली SSB नेट, ये हर एक एग्जाम में जो भी आप एंट्रेंस वगैरह दे रहे होंगे, जो कोई भी आप एम्प्लॉयमेंट एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन सीक्वेंस पूछेगा, सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस। ऐसा नहीं है कि कौन से 4 है, यही 4 है, लेकिन इसका सीक्वेंस भी याद रखना है। पहले रिएक्शन, देन लर्निंग, देन बिहेवियर, देन रिजल्ट, ऐसे करके सभी स्टेप्स आप याद रखेंगे। नॉट ओनली किर्कपैट्रिक मॉडल, हर एक मॉडल का स्टेप आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच लीडरशिप काइंड इज द वर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू लीडरशिप ग्रिड मॉडल। आपको पता है लीडरशिप ग्रिड मॉडल रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मॉर्टन ने दिया था। ठीक है, ग्रिड मॉडल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट था वो एक ग्राफ पे आधार था। ठीक है, ग्राफ इस यहाँ पे मतलब आपको पता है कि वो कैसे इसका मतलब हमने ग्राफ किया था। ठीक है, ऐसे करके किया था। तो ये जो ग्राफ है, ग्रिड है, इसको हम ग्रिड मानते हैं। ठीक है, ग्रिड के आधार पर हुआ था, इसलिए इसको लीडरशिप ग्रिड बोला जाता है। कौन सा सबसे वर्स्ट घटिया टाइप ऑफ लीडरशिप है? टीम मैनेजमेंट, मिडिल ऑफ द रोड, कंट्री क्लब स्टाइल, इम्पॉवरिश स्टाइल। तो बताइए कौन सा होगा आंसर? तो इसका आंसर है इम्पॉवरिश स्टाइल। इम्पॉवरिश स्टाइल क्या होता है? 1:1 होता है। 1:1 मतलब ये वाला होता है। ना ही यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन होता है, ना ही यहाँ पे अच्छा रिलेशन होता है। ठीक है, तो इम्पॉवरिश स्टाइल होता है ये सबसे वर्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ ये वाला अगर आप देखोगे पिक्चर तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इम्पॉवरिश स्टाइल देखिए, यहाँ पे प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं हो रहा है और कंसर्न फॉर पीपल, यहाँ पे अच्छा रिलेशन भी मेंटेन नहीं हो रहा है। सबसे बेस्ट कौन सा है? टीम मैनेजमेंट और टीम स्टाइल। यहाँ पे हाई प्रोडक्शन है, उसके साथ ही साथ हाई कंसर्न फॉर द पीपल, यानी अच्छा रिलेशन भी यहाँ पे मैनेज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। समग्र शिक्षा अभियान कब लॉन्च किया गया था? वॉज लॉन्च्ड ऑन 25 मार्च 2018, 25 मई 2017, 25 मार्च 2017, 25 मई 2018। तो समग्र शिक्षा अभियान ये जो है 2018 को लॉन्च किया गया था, 25 मई को, बाय द देन एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, उनके
द्वारा किया गया था। समग्र शिक्षा अभियान, ये सारे अभियान या फिर जो प्रोग्राम्स वगैरह है ये सबको मिला करके एक यूनिक जो है स्टेप के अंडर लाना चाहते थे, इसलिए सभी सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, ये सबको मिला के एक ही गुच्छे के अंदर ले आया, वो है समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसका 19th क्वेश्चन, ICDS स्टैंड्स फॉर। जब हम ECC पढ़ते हैं तो उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के साथ साथ हमें ICDS भी पढ़ना होता है। ICDS क्या होता है? इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम्स, इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, ICDS। ठीक है, यह है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ECC से पहले ICDS ही चल रहा होता है। ठीक है, देन ट्राई डायमेंशनल मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। ट्राई डायमेंशनल मॉडल जो है वो किसने प्रपोज किया था? थॉमस कैरलेल, रॉबर्ट ब्लेक, जॉर्ज ग्राइन, विलियम रेडिन। किसने दिया था ये मॉडल? तो इसका आंसर देखते हैं, विलियम रेडिन। यानी विलियम रेडिन ने ये जो ट्राई डायमेंशनल मॉडल दिया था, आपको पता है ये सारे मॉडल जो है वो ब्लेक के मॉडल से ही लिया गया है, यानी कि उस पे आधार करके ये सारे मॉडल्स बनाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 21st क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ काउंसलिंग अप्रोच डज द काउंसिली एंजॉयज मैक्सिमम फ्रीडम। ऐसे कौन सा टाइप ऑफ काउंसलिंग अप्रोच है जहाँ पे काउंसिली यानी जो क्लाइंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिलता है? रैशनल काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, डायरेक्टिव काउंसलिंग, एक्लेक्टिक काउंसलिंग। किस में मिलता है? आंसर देख लेते हैं। डेफिनेटली नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। देखिए डायरेक्टिव क्या होता है? आप डायरेक्शन दोगे क्लाइंट को, आप मान लीजिए आप काउंसलर हो, आप बोलोगे ये करो वो करो, आप जो कमेंट दोगे वो वही करेगा। लेकिन नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है? आप डायरेक्शन नहीं दोगे, वो अपने हिसाब से करेगा, तो उसको फ्रीडम मिलता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट, ये नहीं स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट्स नहीं, अ स्टूडेंट फील्स अनकंफर्टेबल। ठीक है, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं, टाइपिंग एरर हो गया। तो a student feels uncomfortable talking to his classmates, he or she needs। एक स्टूडेंट जो है वो अपने साथियों के साथ बात करने में उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, यानी उसको अपने मतलब मन में कुछ हो रहा है या फिर उसे अच्छा नहीं लग रहा है बात करने के लिए, तो उसको किस प्रकार का गाइडेंस चाहिए? पर्सनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस, कम्युनिटी गाइडेंस। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मतलब आसान है लेकिन ट्रिकी है। ऐसे ही सवालों पे आप गलत करके आ जाते हो। यहाँ पे क्लासमेट हो गया या फिर स्कूल दे दिया गया तो सभी सोचते हैं एजुकेशनल गाइडेंस होगा, लेकिन ये पर्सनल गाइडेंस होगा। क्योंकि देखिए एजुकेशन, रिलेटेड टू एजुकेशन तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है उनसे बात करने के लिए, यानी उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए पर्सनल गाइडेंस हम उसको देंगे। वोकेशनल तो नहीं होगा, कम्युनिटी गाइडेंस भी नहीं होगा, एजुकेशनल जो मैंने बताया कन्फ्यूजन होगा ये भी नहीं होगा, तो पर्सनल गाइडेंस ही होगा। आंसर इसका है पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्पेशल स्कूल्स विथ हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर सिवियरली हैंडीकेप्ड वाज रिकमेंडेड बाय। स्पेशल स्कूल होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो कि सिवियरली हैंडीकेप्ड चिल्ड्रन के लिए रहेगा, वो किसने रिकमेंड किया था? NP 1968, NP 1986, NCF 2005, PWD एक्ट 1995। तो ये देखिए जितने सारे मेजर रिकमेंडेशन है ना, एक जनरलाइजेशन ये है, मेजर रिकमेंडेशन जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है, ज़्यादातर NP 1986 ने दिया है, तो डेफिनेटली ये रिकमेंडेशन भी NP 1986 ने दिया है। ठीक, देखते हैं आगे। इन विच रिसर्च डिजाइन सैम्पलिंग इज लीस्ट नेसेसरी। कौन से रिसर्च डिजाइन में सैम्पलिंग बहुत ही कम चाहिए या फिर नहीं चाहिए बोलने से भी चलता है, मतलब सैम्पलिंग बहुत बड़ा इशू नहीं है वहाँ पे, सैम्पलिंग इतना ज़रूरी नहीं है। कंपैरेटिव एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, केस स्टडी, कोरिलेशनल स्टडीज। आंसर क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर कर पाएंगे। ये है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है? केस यानी कि कोई भी इंडिविजुअल, ग्रुप, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, कुछ भी आप जिसको केस लेकर के स्टडी करना चाहते हो तो आप करोगे। तो अगर आप सिंगल ग्रुप या फिर सिंगल इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हो या फिर सिंगल इंस्टीट्यूशन को स्टडी कर रहे हो तो फिर यहाँ पे सैम्पलिंग की क्या ज़रूरत है?
वो तो एक ही है ना, एक ही सैंपल है, तो एक ही सैंपल को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए सैम्पलिंग उस वहाँ पे लिस्ट नेसेसरी है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हम यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको कल को हम 50 क्वेश्चन लाएंगे ज़रूर, उसके बाद भी अगर आप एक वीक और भी है, ठीक है, तो सारा वीक हम 50 क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोग यस लिखिए ताकि हमें पता चले कि बहुत सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, सो दैट वी विल मेक वीडियोस ऑन एमसीक्यू ओनली एमसीक्यू। उसके साथ ही साथ थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करा देंगे, ठीक है। यस लिखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज का, एम्बेडेड डिजाइन एंड मिक्स्ड मेथड रिसर्च। मिक्स्ड मेथड रिसर्च आपने सुना होगा, एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव, दूसरा है मिक्स्ड मेथड रिसर्च। मिक्स्ड मेथड में भी बहुत प्रकार के डिजाइन्स है, उसमें एक है एम्बेडेड डिजाइन। एम्बेडेड डिजाइन रिसर्च का क्या मतलब होता है? टू मेथड्स मर्ज टुगेदर, यानी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों को मिलाया गया। वन मेथड यूज डोमिनेटली, अनदर यूज सब्सटेंशिएट, यानी एक मेथड मेजर है और एक माइनर है। वन मेथड used with second method to be avoided, एक मेथड यूज करेंगे दूसरे को अवॉइड करेंगे। टू मेथड यूज्ड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक यूज किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डेफिनेटली आंसर चेक करते हैं, इसका है वन मेथड इज यूज्ड डोमिनेटली एंड अदर टू बी सब्सटेंशिएटेड। यानी पहले एक जो है, मान लीजिए मैंने क्वांटिटेटिव किया, पहले क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट किया, उसको एनालिसिस किया, और दूसरा जो क्वालिटेटिव, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव ले लिया, मतलब क्वालिटेटिव है। अब मैं चाहता हूँ क्वांटिटेटिव ज़्यादा रहे, क्वालिटेटिव बस उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सर्वे किया है, ठीक है, मान लीजिए एजुकेशनल रिपोर्ट बना रहा हूँ, ठीक है, एक स्लम में गया, वहाँ पे जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड और एजुकेशन के लिए कितना इंटरेस्ट है, ये क्वांटिटेटिवली मैंने एक रेटिंग स्केल मान लीजिए, या फिर मैं कोई एक न्यूमेरिकल्स में कलेक्ट कर लिया मैंने। और उसके साथ मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अगर जो कोई कॉलेज नहीं जा रहा है उसका क्या कहना है, वो मतलब अपने से कहेगा कि हाँ मुझे इसलिए स्कूल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे बहुत खर्चा हो रहा है, ठीक है, ये उसका स्टेटमेंट है। तो मैंने स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लिया। यानी मेरे पास जो मेजर डेटा है वो क्वांटिटेटिव डेटा है, लेकिन कुछ डेटा मुझे ऐसे भी चाहिए जो कि डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में हो, ताकि मैं उसका जो रीज़न है उसको साइट कर सकूं। तो इसलिए मेरे लिए क्वांटिटेटिव बहुत ज़रूरी है, क्वालिटेटिव तो बस उसको सपोर्ट करने के लिए चाहिए। तो इसलिए क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव आर हियर, बट वन मेथड, ऐसा नहीं है कि क्वांटिटेटिव ही मेजर रहेगा। अगर क्वांटिटेटिव मेजर है तो क्वालिटेटिव माइनर, अगर क्वालिटेटिव मेजर है तो क्वांटिटेटिव माइनर, ऐसे रहेगा जो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर टुडे। जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा मैसेज, गिव अ टफ कंपटीशन टू यस्टरडे टुडे टू विन टुमारो। आपके अतीत को, मतलब कल आप जो थे उसके साथ आज आप कॉम्पीट कीजिए और आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए आज, सो दैट टू विन टुमारो, कल आप जीतोगे, ठीक है। ओके, थैंक you for watching. Subscribe the channel and like the session if this class seems helpful to you, and definitely share among your friends, those who are preparing. Thank you once again.